हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज जो है सीआरपीसी के सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, जो कहता है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ज का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक अक्यूज का बेसिक राइट होता है कि उसके अगेंस्ट में फेयर ट्रायल चलाया जाए। तो एक फेयर ट्रायल को चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो अक्यूज पर्सन है उसके अगेंस्ट में जो भी एक्विजिशन लगा हुआ है उसकी एक प्रिसाइज एक क्लियर इन्फॉर्मेशन उसको दी जाए, ताकि वो अपने डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर सके। जब भी एक क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाता है तो अक्यूज पर्सन को जो उसके एक्विजिशन के बारे में ट्रायल की बिगनिंग में ही बता दिया जाता है। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में चार्ज जो होता है एक बेसिक फाउंडेशन होता है, तो इसको फ्रेम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो सही चार्जेस हैं उनको फ्रेम किया जाए, ताकि जब एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएं तो वो सही मैटर्स के रिगार्डिंग प्रेजेंट किए जाएं, ताकि जो कोर्ट का टाइम है वो वेस्ट ना हो। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वर्सेस सुदर्शन चक्र के केस में कोर्ट ने कहा कि जो चार्ज फ्रेमिंग की जाती है क्रिमिनल ट्रायल के दौरान, उसमें जो पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट की गई है, कोर्ट को उस पे अटेंशन देना चाहिए और जो सेक्शन 173 के अंदर डॉक्यूमेंट्स को रेफर किया गया है उन पे फोकस करना चाहिए। जब चार्ज फ्रेम किए जा रहे होते हैं तो उसमें रीजंस को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना देखना ज़रूरी है कि क्या प्राइमा फेसी केस बन रहा है। अगर बन रहा होता है तो उस चार्ज के लिए चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम कंटेंट्स ऑफ चार्ज, जो कि सेक्शन 211 में दिए हैं। पहला सबसेक्शन कहता है कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द अक्यूज इज चार्ज। यानी कि जो चार्जशीट होगी उसमें अक्यूज ने जो ऑफेंस किया है उसको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली। दूसरा सबसेक्शन कहता है कि अगर कोड के अंदर जो ऑफेंस है उसका कोई स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि उस ऑफेंस को इस नाम से जाना जाएगा, तो चार्ज शीट में उसी नाम को मेंशन किया जाएगा। जैसे कि अगर किसी अक्यूज ने कोई मर्डर किया है, किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है, कोई थेफ्ट किया है या फिर नेग्लिजेंस किया है, तो कोर्ट के अंदर उस ऑफेंस के लिए अगर मर्डर को मर्डर के नाम से स्पेसिफाई किया गया है तो चार्ज शीट में फिर मर्डर ही स्पेसिफाई किया जाएगा, किसी और नाम से उसको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा। तीसरा सबसेक्शन कहता है कि इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice on the matter with which he is charged। तीसरा सबसेक्शन कहता है कि अगर कोड के अंदर इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रखा है, उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, तो फिर जितना पॉसिबल हो सके उसको ऑफेंस को उसको डिफाइन करके स्टेट करना होगा उस अक्यूज को उसके चार्ज के बारे में बताने के लिए। इसको हम इलस्ट्रेशन नंबर डी से समझ सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर डी कहता है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184 आईपीसी with intentionally obstructing a sale of property offered for sale by the lawful authority of a public servant। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन 184 है, यहाँ पे ऑफेंस के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रखा है, बल्कि इसको डिफाइन कर रखा है। तो जहाँ पे किसी ऑफेंस की कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, वहाँ पे इसको चार्ज शीट में डिफाइन करके बताया जाएगा। सब सेक्शन 4 कहता है कि द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। यानी सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई अक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस जो है किस लॉ के अंडर में आता है और किस सेक्शन में दिया गया है वो चार्ज शीट में स्पेसिफाई करना होगा। लेकिन जब हम ये चार्ज शीट में स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो हमें तब ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि इस जो ऑफेंस है इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है। उसकी बजाय हम जहाँ पे उसकी पनिशमेंट दी गई है उस सेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो सेक्शन 302 चार्ज शीट में एज ए मर्डर चार्ज किया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड is equivalent to the statement that every legal condition required by the law to constitute the offence charged was fulfilled in the particular case।
यानी कि अगर चार्जशीट में कोई चार्ज फाइल किया गया है तो वो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है कि जो भी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वो पूरी हो रही हैं, तभी ये चार्जशीट में फाइल किया गया है। इसको हम इलस्ट्रेशन नंबर ए से समझते हैं। A is charged with the murder of B. This is equivalent to the statement कि जो A है उसने जो एक्ट किया है मर्डर का वो सेक्शन 299 और 300 की डेफिनेशन में पूरी तरीके से फिट होता है और ये किसी भी जो एक्सेप्शन दिए गए हैं कोर्ट के अंदर या उस सेक्शन के अंदर उस किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है। जब अक्यूज को इनहेंस पनिशमेंट दिलाने के लिए उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसको चार्जशीट में फाइल किया जा रहा है तो अक्यूज को ये मौका मिलेगा कि वो उसके अगेंस्ट में प्ली कर सके। अगर उसने ये एडमिट कर लिया है कि वो एक बार जेल जा चुका है तो ये काफ़ी नहीं है उसको गिल्टी प्लीड करने के लिए कि जो उसका प्रीवियस कन्विक्शन था उससे वो गिल्टी प्लीड किया जाए। अगर प्रीवियस कन्विक्शन डिनाइड किए जा रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन बाउंड होगा कि वो उसको प्रूफ करे कि जो अक्यूज्ड है वो पहले कन्विक्ट हो चुका है इस चीज़ के लिए। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होगी। सबसेक्शन 6 कहता है कि जो भी चार्जशीट में चार्ज फाइल किया जा रहा है वो कोर्ट की लैंग्वेज में ही फाइल किया जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है कि if the accused having been previously convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for subsequent offense and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date, and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted, the court may add it any time before sentence is passed. तो सबसेक्शन 7 कह रहा है कि अगर अक्यूज पहले कभी कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए और उसकी वजह से जो पनिशमेंट है वो इन्हेंस हो सकती है या फिर उसे कोई डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट मिल सकती है सब्सिक्वेंट ऑफेंस की वजह से, तो ये प्रूफ करना ज़रूरी होगा कि वो पहले कन्विक्ट हो चुका है किसी ऑफेंस के लिए। और इन केस अगर ये चार्जशीट में फाइल होना रह जाता है कि जो अक्यूज है वो प्रीवियसली किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है तो कोर्ट चाहे तो इसको बाद में भी ऐड कर सकती है। इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि अक्यूज को इन्फॉर्म किया जाए कि उसके जो एलिगेशंस थे प्रीवियस कन्विक्शन के वो यहाँ पे एक्सपोज किए जाएंगे इस केस में उसकी इनहेंस पनिशमेंट के लिए, तो वो अपने डिफेंस के लिए तैयार रहे यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 212। उसका सबसेक्शन 1 कहता है कि द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस and the person, if any, against whom, or the thing, if any, in respect of which it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged. सबसेक्शन 1 कह रहा है कि अगर किसी अक्यूज के अगेंस्ट में कोई चार्ज लगा है तो उसको उसके पर्टिकुलर्स के बारे में बताना ज़रूरी है, जैसे कि टाइम एंड प्लेस, कि उसने अगर मान लो चोरी की है तो कहाँ पे किस दिन कितने बजे के करीब वो चोरी की है, किस पर्सन के अगेंस्ट में चोरी की है या फिर क्या सामान उसने चुराया है, इस बारे में उस अक्यूज को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है ताकि उसको एक सफिशिएंट नॉलेज हो जाए कि उसको जो मैटर है जिसके अगेंस्ट उसको चार्ज किया गया है वो मैटर क्या है, ताकि वो अपना जो डिफेंस है वो अच्छे से कर सके। सबसेक्शन 2 कहता है कि when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money or other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum or as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed, and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular items or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 219, provided that the time included between the first and the last of such dates shall not exceed 1 year. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी अक्यूज को चार्ज किया जा रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन के लिए तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट बताना ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ अनसर्टेन अमाउंट भी बता दिया जाता है तो वो सफिशिएंट होगा अक्यूज को इस सेक्शन के अंडर चार्ज करने के लिए, प्रोवाइडेड डैट जो टाइम बताया जा रहा है जो उसकी फर्स्ट और लास्ट डेट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 ईयर से ज़्यादा। अगर वो 1 ईयर के इन बिटवीन आ रही है
तो उस ऑफेंस को एक ऑफेंस माना जाएगा, उसको एक ही ट्रायल में एक साथ चलाया जाएगा। सेक्शन 213 बात करता है when manner of committing offense must be stated. When the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 211 and 12 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose. यानी कि अगर जो 211 और 12 में जो पर्टिकुलर्स मेंशन किए गए हैं, अगर उसको बताने के बाद भी अक्यूज़ के पास एक सफिशिएंट नोटिस नहीं जाता है कि उसको किस रिगार्डिंग चार्ज किया गया है, तो यहाँ पे किस मैनर में उस ऑफेंस को कमिट किया गया था वो भी स्पेसिफाई करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए को अक्यूज़ किया गया है थेफ्ट के लिए और उसमें सर्टेन टाइम और प्लेस के बारे में बता दिया गया है, तो यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने किस मैनर में थेफ्ट कमिट किया है। लेकिन अगर ए को अक्यूज़ किया गया है चीटिंग के लिए कि उसने बी के साथ सर्टेन प्लेस और टाइम पे चीटिंग की थी, तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी होगा कि उसने किस तरीके से चीटिंग की थी। या फिर ए अगर अक्यूज़ किया गया है कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया था इस पर्टिकुलर टाइम या प्लेस पे, तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी होगा कि उसने कितना पार्ट उस एविडेंस का था जो फॉल्स दिया था। और वहीं अगर ए को अक्यूज़ किया गया है कि उसने मर्डर किया था बी का एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे, तो यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने किस मैनर में उस मर्डर को कमिट किया होगा। सेक्शन 214 कहता है In every charge, word used in describing offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable. यानी चार्ज में जो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं किसी ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका जो मीनिंग होगा वो वही होगा जो उस लॉ के अंडर जिसमें वो पनिश किया गया है, उसमें जैसा जिस सेंस में उसको डिफाइन किया गया है वही उसका मीनिंग माना जाएगा। सेक्शन 215 कहता है No error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material, unless the accused was in fact misled by such error or omission, and it has occasioned a failure of justice. यानी अगर कोई एरर या ओमिशन हो जाता है चार्ज को फाइल करते वक्त, तो उसको इतना मटेरियल नहीं माना जाएगा जब तक अक्यूज जो है उस एरर या ओमिशन से मिसलेड ना हो और उसको कोई फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए को चार्ज किया जा रहा है अंडर सेक्शन 242 ऑफ आईपीसी कि उसने काउंटरफीट कॉइन को पजेस किया, और जब उसने उसको पजेस किया उसको पता था कि ये कॉइन जो है वो काउंटरफीट कॉइन है, तो यहाँ पे जब चार्ज फाइल किया गया तो वहाँ पे फ्रॉडेंटली वर्ड ओमिट हो गया। यहाँ पे अगर ए मिसलेड नहीं हो रहा है उस फ्रॉडेंटली वर्ड ओमिट होने से, तो यहाँ पे इसको इतना मटेरियल नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर ए ने बी के साथ चीटिंग की है और जो मैनर है चीटिंग का वो चार्जशीट में नहीं बताया गया है और ए अपने आप को डिफेंड करता है, वो अपने सारे एविडेंस और विटनेस प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे कोर्ट को नहीं लगता कि ए जो है वो मिसलेड हुआ है उस ओमिशन से, तो उसको इतना मटेरियल नहीं माना गया। वैसे ही अगर ए चीट करता है बी को और वहाँ पे भी मैनर जो है नहीं बताया जाता है, ए ने बी के साथ कई सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ए को ये बात समझ नहीं आ रही है कि कौन सा ट्रांजेक्शन में उसने चीटिंग की है, तो यहाँ पे वो अपना डिफेंस नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे कोर्ट कहता है कि जो ओमिशन हुआ है मैनर को सेट आउट करने में वो एक मटेरियल एरर है। सेक्शन 216 बात करता है कि कोर्ट में ऑल्टर चार्ज। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी कोर्ट उसके पास पावर है कि वो जजमेंट प्रनाउंस होने से पहले किसी भी चार्ज को ऑल्टर कर सकते हैं या उसमें कोई नया चार्ज ऐड कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई ऑल्ट्रेशन या एडिशन किया जा रहा है किसी चार्ज में, तो उसको पढ़ के समझाया जाएगा अक्यूज को कि इसमें क्या ऑल्ट्रेशन या एडिशन किया गया है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी प्रोसीडिंग में कोई नया चार्ज ऐड किया गया है या किसी चार्ज में ऑल्ट्रेशन किया गया है और इसकी वजह से प्रोसिक्यूटर या फिर अक्यूज को कोई प्रिजुडिस या इनजस्टिस नहीं हो रहा है, तो कोर्ट उस प्रोसीडिंग के साथ ऐसे ही आगे प्रोसीड करेगी जैसे कि वो चार्ज ओरिजिनली वहाँ पे थे, उनमें कोई ऑल्ट्रेशन या फिर एडिशन नहीं किया गया हो। वहीं सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर उस ऑल्ट्रेशन या एडिशन की वजह से अक्यूज या फिर प्रोसिक्यूटर को इनजस्टिस हो सकता है,
तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है न्यू ट्रायल के लिए, या फिर वो एडजर्न कर देगी ट्रायल को कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए जो कोर्ट को सही लगता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई एक ऑफेंस ऐसा है कि अगर उसके चार्ज को ऑल्टर या ऐड, उसमें कोई नया चार्ज ऐड करना हो, तो इसके लिए पहले प्रीवियस सैंक्शन लेना ज़रूरी है। तो उस केस को तब तक प्रोसीड नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें सैंक्शन ऑब्टेन ना कर ली हो, अनलेस वो सैंक्शन जो है उनके पास पहले से ही अगर प्रोसिक्यूशन से ऑब्टेन कर ली गई है सेम फैक्ट को लेकर जिसके लिए जो चार्ज ऑल्टर किए गए हैं, तो उस प्रोसीडिंग को प्रोसीड किया जा सकता है। अदरवाइज उनको जब तक वो सैंक्शन ना ले लें तब तक उस प्रोसीडिंग को प्रोसीड नहीं कर सकते। सेक्शन 217 बात करता है रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड। कोर्ट जो है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल अगर कोई चार्ज ऑल्टर्ड या ऐड कर रही है, तो ऐसे केस में वो प्रोसिक्यूटर अक्यूज को अलाउ करेगी कि वो रिकॉल या रीसमन कर सके अपने विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए ऑल्ट्रेशन और एडिशन ऑफ चार्ज के लिए, अनलेस अगर कोर्ट को लग रहा है कि प्रोसिक्यूटर या अक्यूज जो हैं वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो टाइम है कोर्ट का वो डिले हो सके, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है मना कर सकती है और कोर्ट अलाउ करेगी प्रोसिक्यूटर या अक्यूज को फर्दर किसी विटनेस को भी बुलाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।